नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। दूसरे चरण में 43 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 25 कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और 18 जम्मू से सीटें हैं। तो आपको बताते चले कि 196 उम्मीदवार कश्मीर से मैदान में होंगे और 125 उम्मीदवार जो है जम्मू से होंगे। 7.95 लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंटाइटल हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी ओर हर संभव तैयारी कर ली गई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो एलओसी पे और आईवी पे पोलिंग स्टेशन है, उनके लिए कंटीजेंसी प्लान भी बनाया गया, आकस्मिक योजना भी बनाई गई है कि इनके सेलिंग होती है, कहीं सीजफायर वायलेशन होता है तो उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। अगर बिल्कुल उसके जद में आ जाते हैं गोलाबारी के, तो उसमें डेफर भी किया जा सकता है, पोलिंग को डेफर भी किया जा सकता है। के शर्मा जो एक्शन कमिश्नर है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कल फेज 2 की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। इसके साथ ही साथ हल्का पंचायत सरपंच की और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर वैकेंसीज थी, वहां पर भी उनके चुनाव हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की सब मिला के जम्मू कश्मीर में 280 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। हर एक ज़िले में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। फेज़ 1 में 25 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए थे। फेज़ 2 जिसकी कल पोलिंग है 1 दिसंबर को, उसमें भी कोइंसिडेंटली 25 ही उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसमें 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर के 10 जिलों की हैं और 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू के जिलों की हैं। कल की इलेक्शन बारामूला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, कुलगांव में 2 में होगी, अनंतनाग में 1 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। ये सारी डिटेल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही हैं थोड़ा मेंशन कर रहे हैं। पुलवामा में कल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, कुपवारा में 2 में, बड़गांव में 2 में, बांदीपुरा में 2 में, श्रीनगर में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगी, शोपियां में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और गांदरबल में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू में भी इस बार सेम ही नंबर है लास्ट टाइम की तरह, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हो रही है। इसमें किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहे हैं। डोडा में 2 हैं, रामबन में 2 हैं, रियासी में 2 हैं, उधमपुर और कठुआ में भी 2 हैं, सांबा में भी 2 हैं, जम्मू में 1 है और राजौरी में 1 और पुंछ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रही है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एक जनरल इलेक्शन है, पहली बार हो रही है जम्मू कश्मीर में। वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, 321 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे। इसमें 196 जो हैं, 321 कैंडिडेट जो टोटल हैं डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, 196 कश्मीर डिवीजन में है और 125 जम्मू डिवीजन में है। सरपंच इलेक्शन जो हो रही हैं वो 164 कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं। इसका मतलब 164 हल्का पंचायत सरपंच जो खाली हैं उसमें हो रहे हैं। इसमें 223 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और 87 सीट्स इसमें फेज 2 में है। पंच बाई इलेक्शन में जिसमें इलेक्शन हो रही है वो 1815 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और टोटल, और उसमें से 705 कैंडिडेट्स इस बार 331 सीटों में लड़ रहे हैं। ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि 58 सरपंचास और 804 पंचास ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं अनअपोज्ड। वोटर्स का जनरली लोग जानना चाहते हैं कि जब किसी दिन पोलिंग हो रही है तो कितने वोटर्स को वोट डालना था और कितने वोट उसमें आ गए, कितने आगे ये कल पता चलेगा। फेज़ 1 की डेटा आप सबको मालूम है। इट वॉज वेरी नाइस टू नो दैट exceedingly good number of voters in Kashmir districts as well as in Jammu districts came out and voted in large numbers. तो इसके लिए मैंने पहले भी कॉम्प्लीमेंट किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, सारे सिटीजन्स को, कि वो जब घर से निकल के वोट डालते हैं तभी इलेक्शन सक्सेसफुल होती है। मुझे उम्मीद है कि कल भी इसी तरीके से फेज़ 2 में हमारे सभी ज़िलों में, कश्मीर में, जम्मू में लोग अपना कीमती वोट डालेंगे, बिना किसी डर से डालेंगे और अपने नुमाइंदे चुनेंगे। फेज़ 2 में 7,90,000 वोटर कल वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। सब मिला के 2142 पोलिंग स्टेशन में कल इलेक्शन होगी
इसमें कश्मीर डिवीज़न में 1305 पोलिंग स्टेशन हैं और जम्मू डिवीज़न में 837 पोलिंग डिवीज़न हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि फर्स्ट फेज़ की जो पोलिंग हुई उसमें सब मिला के 52% लोगों ने ऑन एन एवरेज वोट डाले थे। ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, इसलिए एक बार फिर मैं आपके मीडियम के थ्रू भी लोगों को अपील करूंगा, लेकिन अपील करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों को सेफ रखने के लिए और ये कि कोई बीमार व्यक्ति किसी दूसरे को इम्पैक्ट ना करे, सारे अरेंजमेंट पोलिंग स्टेशन में किए हैं। दर्शकों, महबूबा मुफ्ती को लेकर के उनका यह कहना है कि महबूबा मुफ्ती के आरोप बेबुनियाद हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी रहती है, अदरवाइज अब वो किसी भी जगह जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा। शोपिया में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थी, आप रेफर कर रहे थे पुलवामा के बारे में। पुलवामा में अभी तक 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई है। मेरा पुलवामा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी आपके मीडियम से कहूँगा कि पुलवामा में भी 14 मेंबर्स की ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बननी है, जैसे कि बाकी जिलों में बननी है। तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आके चुनें ताकि पुलवामा की काउंसिल भी रिप्रेजेंटेटिव हो। जहाँ तक मैडम महबूबा मुफ्ती का विजिट की बात है फ्राइडे को, ये जब उसमें आया न्यूज़ में तो मैंने आईजी कश्मीर से इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट को फिर मैंने उसको चर्चा करी और उसको वेरीफाई किया है। मिसेस मुफ्ती इज़ द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Whenever she moves out, she needs protection, and for all the ex-chief ministers, there is the SSG which secures them in Jammu and Kashmir. उसका एक स्टैंडिंग प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से उनकी मूवमेंट होती है और वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पुलिस के लिए तो अवश्य है ही है, क्योंकि उनको ड्यूटी करना है, उनको सिक्योर करना है, और मैडम मुफ्ती की सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी वो जरूरी है। जो उनका फ्राइडे का विजिट था वो कैंपेनिंग रिलेटेड नहीं था, वो एक उस समय उसमें एक कंडोलेंस विजिट में जाना चाहती थी। वो काफ़ी 40-50 किलोमीटर दूर था उनके उससे। उस समय जो उनकी जो सिक्योरिटी की असेसमेंट करते हैं, जब उनकी विजिट करते हैं, तो ये पाया गया कि उस समय उनका जाना वहाँ पर उनको एडवाइस किया गया कि वो वहाँ नहीं जाएं, बट अदरवाइज शी इज़ ऑल्सो फ्री एज द लीडर ऑफ आवर पार्टी टू डू द कैंपेनिंग। जैसे मैंने कहा कि दूसरा फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले फेज में लोगों ने खुलकर मतदान किया था, इस बार भी लोग खुलकर मतदान करें इसको लेकर के हर संभव कोशिश की जा रही है और दूसरी तैयारियां पूरी मुकम्मल की जा रही हैं। डोडा में आपको बताते चले कि डोडा में वहां से जो पोलिंग स्टाफ है उनको कहीं एयरलिफ्ट करना पड़ता तो एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। जहां जहां पर पोलिंग स्टाफ को पहुंचाना है, आज शाम तक सभी जगहों पर पोलिंग स्टाफ पहुंच चुका है। पोलिंग स्टेशंस को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है और पोलिंग बूथ में मार्किंग की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। थर्मल स्कैनर सबके पास है, हर स्टेशन में थर्मल स्कैनिंग दिया गया है और एक मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची। आइए देखते हैं डोडा में किस तरीके से तैयारियां की जा रही। सेकंड फेज़ में हमने टोटल 98 पोलिंग स्टेशंस भेजे हैं। 8 इसमें से पहले हमने एयरलिफ्ट करवाए थे जो दूर दराज के थे भागवा जोन में, और आज हमने 51 कास्तीगढ़ और 39 भागवा के लिए भेजे हैं। टोटल इसमें 6 कैंडिडेट्स हैं जो फ्रे में हैं और टोटल वोटर्स जो हमारे 35,435 लोग हैं जिन्होंने वोट डालने हैं। इंतज़ामात हमारे पास ART और नोडल अफसर थे, गाड़ियों का प्रॉपर इंतज़ाम था, सिक्योरिटी का SSP साहब ने प्रॉपर इंतज़ाम किया था। हर पोलिंग पार्टी के साथ अपनी सिक्योरिटी साथ है। तो अभी तक हमारी कोई 40% इस वक्त तक पार्टीज़ जो हैं वो अपने स्टेशन पे सेफली पहुंच चुकी हैं और वो अपना तैयारियां कर। जहां तक कोविड का ताल्लुक है, इस बार एक स्पेशल इलेक्शन कमीशन ने एक डायरेक्शन दी थी कोविड की डायरेक्शंस, कोविड का जो SOPs है उनको फॉलो करने के लिए। तो DC साहब ने उसके लिए स्पेशल एक मेडिकल टीम बनाई है जिन्होंने वो मटेरियल वगैरह मंगवाया, उसमें सैनिटाइजर्स वगैरह, ग्लोव्स, जो कुछ रिक्वायरमेंट थी तो वो अकॉर्डिंगली हमने पोलिंग स्टेशन में तमाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और प्रिजाइडिंग अफसर साहिबान को पूरी उसमें ट्रेनिंग दी गई है, डायरेक्शन। दर्शकों, जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा
आईबी पर पड़ता है और हाल ही में वहां से सुरंग भी मिली थी और जिला सांबा से इन्फिल्ट्रेशन भी हुई थी। सीज फायर वायलेशन हो इसको लेकर के जितने भी पोलिंग स्टेशन है उनको पुख्ता इंतजाम किए गए कि अगर शेलिंग होती है तो वहां से पोलिंग स्टेशन को शिफ्ट किया जा सकता है। और दूसरी ओर अब पोलिंग स्टाफ वहां से रवाना हो चुका है और अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुका है और सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक मतदान होगा और खुलकर लोग मतदान करें इसको लेकर के पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, ये दूसरा फेज़ की जो पोलिंग है वो कल होगी और जिसमें हमारे 51 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें बड़ी ब्राह्मणा ए और बड़ी ब्राह्मणा बी है और इसमें 25,622 कुल वोटर्स हैं। यहाँ पे सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे सारा नॉर्मल है और हमारा सिक्योरिटी का भी यहाँ पे पुख्ता इंतज़ाम किया गया है और हमें उम्मीद है कि पोलिंग पुरसुकून तरीके से होगी। कैंडिडेट यहाँ पे तकरीबन हर एक पॉलिटिकल पार्टी से हिस्सा ले रहे हैं और 12 के करीब कैंडिडेट यहाँ पे ए में और बी में भी हैं। इसके अलावा बाई इलेक्शंस की भी पोल चल रही है, उसकी मतगणना वहीं पे होगी और इसके अलावा डीडीसी के जो काउंसिल के जो है वो भी वोट आज ही पड़े जाएंगे। उसका एसओपीज़ को हम पालन कर रहे हैं, जिसके तहत सभी पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स के लिए सैनिटाइज़र्स, मास्क का विशेष प्रबंध किया गया है। इसके बाद थर्मो स्कैनर्स जो हैं गन्स का उसका भी इंतज़ाम किया गया है और मैं वोटर्स से अपील करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखें। हमारे सांबा जिला से जो फर्स्ट फेज़ था उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। दर्शकों, कश्मीर में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बर्फबारी के बावजूद, तापमान में गिरावट के बावजूद पोलिंग स्टाफ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुका है और वो पूरी तैयारी कर रहा है कि कल एसओपी को फॉलो करते हुए मतदान करवाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। गुलशन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हैं, आज जो है कल जो है दूसरे फेज़ की जो मरहले की जो है वोटिंग शुरू होने जा रहे हैं। तो बांडीपोरा की अगर बात करेंगे, बांडीपोरा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है कल जो है वोटिंग का अमल जो है शुरू होने जा रही है। उसमें जो है गनस्तान और नौगाम, जो गनस्तान में 11 उम्मीदवार जो है मैदान में और नौगाम जो है 5 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं। तो इस वक्त जो हम हैं अभी कॉलोनी की सुम्बल इरिगेशन के बाहर, जहाँ से जो वोटिंग का जो अमला है उनको लाया गया है और सिक्योरिटी के भी लाया गया है और उनको जो है अपने अपने मुकामात को रवाना किया जा रहा है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब मेरे पीछे देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट को लाया गया है, यहाँ से जो है स्टाफ को भी लाया गया है और हर जगह पे जो है डिस्पैच किया जा रहा है। अभी अपनी अपनी मुकामात पे जो है इन डिप्लॉयमेंट्स और उनके साथ साथ जो है इलेक्शन का जो अमला है उनको भेजा जा रहा है। वहाँ पे जो है कल से जो है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो पोलिंग जो है स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन आज ही जो है वहाँ अपने अपनी मुकामात पे इनको जो है भेजा जा रहा है। अभी यहाँ पे जो है कॉलोनी में सब जो है डिप्लॉयमेंट और जो इलेक्शन का अमला है वो लाया गया है और हर जगह पे जो है सिक्योरिटी के चौकसी बढ़ा दी गई है और हर जगह पे जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सीज फायर वायलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ड्रोन, अब उसके बाद जेट जो है एयर स्पेस वायलेट कर रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान इतना पिछलग्गू चाइना का बन चुका है कि चाइना के इशारे पर वो सारे फ्रंट खोलने को तैयार है और यही कोशिश की गई है। हालांकि ये गलती से हुआ है या कोई इंटेंशन थी, इसकी जांच चल रही है, लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, हिमाकत लगातार करता जा रहा है। सीज फायर वायलेशन, सुरंग बनाकर के इन्फिल्ट्रेशन कराना, फिर ड्रोन का आना और अब जंगी जहाज का एयर स्पेस वायलेट करना, यह चिंता का विषय। पाकिस्तान की तरफ से फाइटर चलाए गए और हम लोग सुबह 8:30 बजे साबिक कबाल साहब से गुरु नानक देव पातशाह का जन्मदिन था, तो हम गुरुद्वारा साहब जा रहे थे।
तो उन्होंने जो है ड्रोन चलाए, अपना फाइटर चलाए। हम लोग पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही और ये उसके नापाक इरादों में हम पाकिस्तान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि डीडीसी के इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शनों को में हम खलल डालें। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सियाने हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कभी इस बात पे नहीं आएंगे। ये इन पहाड़ियों से सरहद से निकल करके यहाँ से लोगों ने देखा, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, ये पाकिस्तान बार बार एक करियाना हरकत करने की वो क्या साबित करना चाहता है। हम यहाँ के जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं, इस वक्त डीडीसी का इलेक्शन चल रहा है और हम इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो हमने देखा जब तो ये जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पर, एक बात मैं आपको कहूँ कि ये गांव के जितने भी लोग हैं ये हिंदुस्तानी हैं और पक्के हिंदुस्तानी हैं और भारत के साथ चलने वाले लोग हैं। ये करियाना हरकत करके पाकिस्तान पता नहीं क्या समझना चाहता है। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है। इस पाकिस्तान को कड़ी से कड़ा सबक जो है सिखा करके इसको पता चले कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो हमें जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे ये कभी भी जो है नापाक हरकत ना करे। आज गांव के अंदर इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने हैं और गांव की बेहतर जो है डेवलपमेंट होनी है, लेकिन ये नापाक हरकत करके लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाना चाहता है। दर्शकों, जेएनयू की एक्स स्टूडेंट और सुर्खियों में बने रहने वाले शैला रशीद के वालिद उससे नाखुश हैं। उन्होंने आज एक बाकायदा बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि मेरी बेटी मुझे टॉर्चर कर रही है, यानी तनाव दे रही है, उनको मारने की धमकी भी दे रही है। और आज उन्होंने बाकायदा डीजीपी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिस चिट्ठी में सिक्योरिटी की डिमांड की है। आइए देखते क्या कहना है शैला रशीद के वालिद का। उन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं और किस तरह की थ्रेट आ रहे हैं उन्हें, उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है पूरा इस मामले पे। सबसे पहले तो इस वक्त हम अगर बात करें तो ये शैला रशीद के फादर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या पूरा मामला है, किस तरह की थ्रेट्स और क्या पूरा मामला सामने नजर आ रहा है? ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी बेटी अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में 2017 में कूद गई, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, क्योंकि तब तक ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी, जब तक ये सीपीआईएम की एक वर्कर थी। तो अचानक इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद जाना मेरे लिए बहुत सारी चैलेंजेस को खड़ा किया। आपको पता है वादी में क्या हो रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, कहाँ से चलती है, कौन इनके पीछे है, ये भी आप सबको पता है। तो इन चीज़ों पे, इन विषयों पे मैंने अपनी बेटी के साथ शुरुआत में बात की। तो पहले मुझे पता लगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहती है। प्रेस में भी आ गया, आपने भी दिखाया कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शाह फैसल भी और ये भी। उसके बाद कुछ दिनों तक ये बात सोशल मीडिया में चली और इसने अपनी एक पार्टी लॉन्च की। उसी से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जून 2017 का वाक़ा है, जब ज़हूर वटाली ने मुझे एक दोस्त के थ्रू घर में बुलाया था, जहाँ पे रशीद इंजीनियर भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि ये यूथ आइकॉन बने हुए हैं, कश्मीर का मसला अभी तक जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उनको हैंडल करना नहीं आ गया, तो हमें दिखता है कि इनमें पोटेंशियल है, ये इसको आगे ले जा सकते हैं, नया डिस्कोर्स दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने मुझे बुलाया गया है रेजिडेंस पे। तो मैंने उनको कहा मुझे पहले बताओ कौन सा फोरम है ये। सर, यहाँ पे क्या प्री प्लानिंग था जेएनयू के अंदर जो फंडिंग तरीके के लेकर, क्या पूरा मामला था, क्या लगता है? जेएनयू में मेरी जानकारी जहाँ तक है वहाँ इतनी मैं कह सकता हूँ, इसी मैटर से रिलेटेड कि इसने इंजीनियर रशीद को वहाँ ले गई थी, वहाँ इसने एक लेक्चर भी डिलीवर करवाया उससे। और उसके बाद जब मुझे इंजीनियर रशीद ने वटाली के घर में बुला लिया, तो उन्होंने वही सारी परतें खोल दी वहाँ पे कि इसको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है। और फंडिंग आपको पता है, वो इस वक्त दोनों बंदे एनआईए की कस्टडी में हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि किस सिलसिले में वो फंडिंग के सिलसिले में बंद है। तो ये भी उसी का एक सिलसिला है। मैंने डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अब जब मैं घर में बैठे बैठे
पीसफुली ये कंटेस्ट कर रहा था अपनी बेटी के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। क्या बेटी ने ही आप अपने जी, पिता जी, पर? जी जी, वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे थर्ड एडिशनल मुंसिफ की अदालत में उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि हुआ नहीं है, और कुछ मोहल्ले वालों का उसमें सपोर्ट ले लिया और मुझे घर से निकाल दिया। ये मेरी लास्ट वार्निंग थी। उसके बाद मेरे पास एक अल्टरनेटिव बचता था कि मुझे एक लीगल रेमेडी लानी थी अपने लिए। मैं भी गया कोर्ट में, मैंने भी एक लीगल रेमेडी लाई और मुझे सेकंड सेशनल जज डिस्ट्रिक्ट जज ने रेस्टोर कर दिया घर में विद एन ऑर्डर डायरेक्टेड टू SHO कंसर्न शाहनपुरा, जिसने मुझे किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं दिया और घर से दूर रखा। फिर मैंने SHO को दूसरे दिन भी गया, उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की और फिर मैंने उनको कह दिया, उन्होंने मेरे से बॉन्ड ले ली कि घर में जाते आपको किसी तरह की वायलेंस, मैंने कहा मैंने वैसे भी नहीं किया, आप ले भी सकते हैं मेरे से एक अंडरटेकिंग, और उसके बाद फिर भी घर में घुसने नहीं दिया। मैंने कहा मैं इंडिविजुअली सिंगल हैंडेडली जाऊंगा, घर में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। तो इतने में कुछ लोग आ गए, उन्होंने मुझे हरास किया, कहा आपकी जान खतरे में है, आप निकल लो यहाँ से। घर में देने की भी कोशिश की थी? थ्रेटनिंग भी आ गई मुझे। इनका एक एसोसिएट है जो कि 2017 से एज बॉडीगार्ड काम कर रहा है इसके साथ, साकिब है उसका नाम। तो वो कुछ लोगों को लेके मेरे को डराया उसने, घर से बाहर रहो, आपके लिए उसी में खैरियत है, आप घर से बाहर रहो। मुझे जब फीलिंग आ गई इस बात की कि मेरी अपनी जान खतरे में है, मैं वहाँ से निकल आया और जम्मू पहुँच गया। क्लोज करते हैं इसको। तो ये तो मेरे साथ रशीदा के पिताजी, जिस तरह से हरासमेंट का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्होंने मेरे पर सिर्फ उसके बाद मेरे साथ इन्होंने हरासमेंट की है और मुझे धमकी तक दी। तो दर्शकों, आपने देखा हमेशा JNU को लेकर के सुर्खियों में बने रहने वाली जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जनरल सेक्रेटरी शैला रशीद के वालिद अब्दुल रशीद शोरा कितने परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि कश्मीर की पॉलिटिक्स शैला रशीद करे, और यही एक कारण है कि आज मजबूरी में उनको सामने आना पड़ा। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव पर। आज बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन आपको बताते चले कि कोविड-19 का असर इसमें भी देखने को मिला। जितने श्रद्धालु पहले आते थे उतने श्रद्धालु नहीं आए, लेकिन हर एक गुरुद्वारे में पूजा अर्चना का जो तौर तरीका था वो इस्तेमाल किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले समूह संसार के सिख संतां नूं धੰਨ धੰਨ श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उर्मियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ होण। अज गुरु नानक देव जी का 551 गुरपुरब अगमन पर्व मनाया जा रहा है, जिस संगतां बहुत उत्साह है। अमृत वेले तो जुड़ के प्रभात फेरी तो उपरंत गुरुद्वारा साहब के दीवान हाल दीवान सजे हैं, जिसे हुम हुमा के संतां ने हाज़री भरी है। उसके बाद लंगर किचन तैयार हो रही है, मेरी गुरु नानक देव जी की परंपरा भी चली आ रही है। इसे भी लंगर तैयार हो रहा है, जो संतां को भोग के बाद छकाया जाएगा और संतां आनंद माणेंगे। वाहिगुरू जी का आज के दिन यो मैसेज है कि सारे आपस में मिल भाई वर्तन मिल के रहना चाहिए, ठीक है। और जो कोविड-19 चल रहा है, ये सोशल डिस्टेंस रख के अपने आप में मास्क पा के संगतां भी शामिल होना है।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ। 551वें प्रकाश पुरब दियां सारे जगत में लख लख बधाइयां। अज चूँकि जिहड़ा माहौल है महामारी फैली दी है कोविड की, उसके तहत गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल नूं मुख रखदे होए छोटे छोटे प्रोग्राम तकरीबन हर गुरुद्वारे दे विच सिंह संभावां दे विच अज गुरु जस गायन के प्रोग्राम चल रहे हैं और गुरु महाराज की जीवनी अते उन्हां दी नानक बादशाह की फिलासफी के बारे संगतां नूं जिहड़ा अवगत कराया जा रहा है। कोविड-19 का झिड़ी मेले पर भी असर पड़ा है, लेकिन जिनको ये श्रद्धा है वो आ ही जाते हैं। जो आस्था रखते हैं उनको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ये फैसला लिया था कि ये मेला आयोजित नहीं होगा और एसओपी को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए पहले से ही ये फैसला लिया गया था। लेकिन आज भी बाबा जीतो के भक्त द्वार में पहुंचे और उन्होंने माथा टेका, लेकिन तादाद नामात्र थी। जो पहले हजूम होता था, पहले दर्शनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब कुछ एक ही श्रद्धालु आए थे, लेकिन श्रद्धा थी। क्या कहना था उनका ये भी आपको बता दें। कोरोना की वजह करना जोड़ा इस साल मेला नहीं लगी चुकिया। पब्लिक जी यात्रु जी पब्लिक आती है थोड़ी थोड़ी आ रही है, दर्शन करा दी चलती जा रही है। मील जोड़ा भीड़ भड़का होंगे ज़्यादा वो नहीं है। बाबा जी कृपा करना दर्शन करते जा रहे, श्रद्धालु चलते जा रहे हैं, मत्था टेकते जा रहे हैं। इतों मत्था टेकिए माता वैष्णो जाते हैं, पहले आनी जी दर्शन करिए माता वैष्णो जाते उतों दर्शन करिए वापसी यात्रा जी वापसी सफल होती है। दया करनी सुख शांति बख्शनी बाबा जी के बुआ कोड़ी दी जय। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बाबा जी की वार्षिक मेल जो कि प्रत्येक कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है, इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। किंतु कोविड-19 की वजह से जो है श्रद्धालुओं में थोड़ी कमी आई है और लोग जो है थोड़े कम आए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जो संख्या में जो जन आए हैं वह काफ़ी उत्साहपूर्ण ढंग से बाबा जी के दरबार में माथा टेक रहे हैं और बाबा जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और ये जो मेल है ये हर वर्ष जो है बाबा जी के स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाई जाती है और काफ़ी दूर से और पंजाब आदि क्षेत्रों से लोग जो है यहाँ पे आते हैं, बाबा जी के दरबार में माथा टेकते हैं और अपना जो है अपनी अरदास विनती जो है बाबा जी को सुनाते हैं। इस वजह और ये मेल जो है ज़्यादातर किसान लोगों की मेल है, किसान लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आने हर साल इतने आने रश बहुत ज़्यादा होता है इतने असं दिल्ली दर्शन कराना रोक नहीं सकते, हर साल आने इससे फर्क ये पै रहा है भीड़ भड़का हैगा पर बहुत घट है, पहले बहुत ज़्यादा होता है भीड़ भड़का बहुत। संगत बड़ी घट आई है, लॉकडाउन वजह कारण संगत नहीं आई है। तो मेला बड़ा भारी होता है बाबा जी का मेला साल भर लगता, कभी सोचा नहीं असी बाबा जी का मेला जोड़ा बंद हो सकता है। हर साल च एक बार होया जिधर होया मेला लगता बाबा जी का, तो हर साल च मतलब इन्ना रश पैंदा तो इस वेले नहीं जाता बाबा जी का मेला। बहुत फर्क पिया जी दुकानदारी का, जिन्ना फर्क पैंदा सानू काफ़ी फर्क पिया है। संगत घट आने कारण काफ़ी फर्क पिया, बहुत नुकसान होएगा नहीं, प्रसाद वगैरह बड़ा घट मिलता है, तो वैसे दुकानदारी बड़ा फर्क पिया है। हम पटियाला से आए हैं, इस दरबार में पहले बहुत रश होता था, ये कोविड के कारण अब थोड़ा सा रश कम है, दर्शन अच्छे हो रहे हैं, तो संगत फिर भी आ रही है। आपके दरबार की सदा ही जय हो, माता तेरी सदा ही जय हो, जय माता। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।